जय हिंद। आज का जो टॉपिक है इसमें हम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का तीसरा भाग करने वाले हैं। जो लोग पहला और दूसरा भाग नहीं देख पाए हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से वो जाकर देख सकते हैं। चलिए, पिछला पार्ट में हमने क्वेश्चन 48 तक बनाया था, इसमें अब 49 से चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, मतलब मुक्त होता है। बहुत लोग इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ये वो फार्मूला से बनेगा, देखिएगा कैसे बनेगा वो यहां से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, डायरेक्टली लिखना आसान होता है। चलिए, ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है। अब इसमें ईएमएफ को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ईएमएफ जो होता है आई आर के बराबर होता है। ईएमएफ बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। ठीक है। अब माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आई को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई का हो सकता है करंट होता है, चार्ज बाई टाइम होता है, तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो आई हटाकर यहां पर लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। चले इंटू आर माइनस डी फाई बाई डी टी। चले डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा यहां पर डी क्यू, जब ये आर उधर चला जाएगा तो 1 बाय आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डी फाई। तो आपका चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, एक रेसिस्टेंस पर और एक फ्लक्स में होने वाले चेंज पर। तो ध्यान दिया, ऑप्शन में क्या है हमारा, फिर रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स में होने वाले चेंज पर डिपेंड कर रहा था, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूला जो आ गया डी क्यू माइनस 1 बाई आर इंटू डी फाई। तो ये चार्ज जो डिपेंड कर रहा है किस पर, रेसिस्टेंस पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स में होने वाले चेंजिंग पर। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है मतलब उस पर स्वतंत्र होता है, तो किस पर ऑप्शन हो जाएगा, टाइम पर हो जाएगा, क्योंकि टाइम इसके फॉर्मूला में नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता। देख रहा है कितना बढ़िया से उसका सोल्यूशन कर दिया। वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक करते रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, तब ना हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग बनाएंगे। बहुत लोग आएगा सीधे डायरेक्ट लिख देगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। ये बहुत आसान होता है, एनर्जी का हो जाएगा, फिर इसमें ज्यादा कुछ कहने लायक है नहीं, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित होता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है, देखिए इसको लिखना होगा विराम द्रव्यमान। देखो इसको जो देना चाहिए था फोटोन का, लेकिन दे दिया है प्रोटॉन का। बेचारा टाइपिंग करने वाला आदमी जो ना सो गया होगा और भंगवा गया होगा, फोटोन के बदले में प्रोटॉन ही मार दिया। लग रहा है गांव से कोनो घास गड़ने वाला आदमी को टाइपिंग करने के लिए बुला के बिहार बोर्ड जो है टाइपिंग करवा दिया, इसीलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होगा, जब प्रोटॉन का पूछा जाएगा ना, तो 1.6 × 10 का पावर माइनस 27 kg होगा, प्रोटॉन का पूछा जाएगा। लेकिन यदि हो जाता फोटोन का, तो उसका रेस्ट मास होता है 0। फोटोन का ज्यादा पूछता है, प्रोटॉन का हमें तो लग रहा है कि भूल से लिख दिया है। प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का रेस्ट मास हो जाएगा 1.6 × 10 का पावर माइनस 27 kg। लेकिन एक फोटोन होता जो होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ कर दिया है, तो जो लिखा है उसी के अनुसार हम आंसर दे रहे हैं। यदि फोटोन होता तो 0 होता है, यहां फोटोन तो दिया नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, फोटोन तो दिया नहीं है, तो प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन का रेस्ट मास के अनुसार डी हो जाता है। यदि फोटोन होता तब 0 होता। ठीक है ना। नेक्स्ट, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकल, तो फुल टॉस क्वेश्चन है वह। फोकल लेंथ बराबर होता है 100 बाई डी, बहुत टेक्निकली बताते हैं, 100 बाई इसका जो हो जाएगा पी हो जाएगा सीधे। ठीक है ना, इतना इसका आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा ये। ठीक है ना, बहुत लोग इसको निकाल के कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। 100 पावर कितना डायोप्टर, 4 डिवाइड कर लिए, इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा, जिसको बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 100 से भाग करना होगा, तो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, समान संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। समान समायोजन का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए बहुत लोग स्प्रिंट किए हैं। समान समायोजन में जो होता है, आंख जो होता है रिलैक्स रहता है, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, आंख पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, रिलैक्स्ड होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसीलिए तो नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल स्थिति का मतलब क्या होता है, हम रिलैक्स मोड में रहे, इसीलिए नॉर्मल बोलते हैं ना। तो नॉर्मल स्थिति का मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, रिलैक्स रहे, आंख पर कोई ज्यादा तनाव नहीं रहे, फिर मतलब ये रिलैक्स रहे फिर। ठीक है ना।
तो इस स्थिति में जो होता है, देखिए 25 सेंटीमीटर पर जो होता है उसमें फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ आवर्धन क्षमता का, और इंफिनिटी पर जो होता है, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है डी बाई एफ। तो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट का पूछ रहा है, इसलिए डी बाई एफ होगा, ठीक है ना। और 25 सेंटीमीटर पूछता तो कितना होता, 1 प्लस डी बाई एफ होता। नेक्स्ट, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना, ये तो परिभाषा ही है, विवर्तन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन होगा, किनारे से मुड़ना डिफ्रैक्शन होता है, एक प्रकार का डिफिनीशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जहां पर समझाने लायक हो रहा है उसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, डिफिनीशन है। नेक्स्ट, हीरा के लिए क्रांति कोण होता है, ध्यान दीजिए 3 चीजों का क्रांति कोण यहां पर लिख रहे हैं, याद रखिएगा आपको। सबसे पहले इसमें डायमंड का होता है लगभग 24 डिग्री, 24 डिग्री थोड़ा, ठीक है। ग्लास का होता है लगभग 42 डिग्री, कहीं पर 41 पॉइंट कुछ देता है, लेकिन हम लगभग में लिख रहे हैं, ठीक है ना, बोल रहे हैं लगभग में लिख रहे हैं, कहीं पे 41 पॉइंट कुछ होता है, कुछ किसी ग्लास का 40 पॉइंट होता है, थोड़ा सा ग्लास का वेरी करता है, ठीक है ना। तो हम एक्यूरेट ये नहीं है डाटा, ठीक है ना, 41 पॉइंट कुछ होता है, किसी का 40 पॉइंट होता है, हम एवरेज में डाटा 42 लिखे हैं, ठीक है ना। अब वाटर का होता है 48 पॉइंट कुछ रहता है इसका, जिसका 49 डिग्री हम अप्रॉक्स से लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्लास में बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, तो क्रिटिकल एंगल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं पहले ही। फिर डायमंड का 24, ग्लास का 42 और वाटर का कितना 49 होता है, तो डायमंड का कितना हो जाएगा 24.41 दिया जाएगा, जो हम यहाँ अप्रोक्सीमेट डाटा लिखे ना, लगभग में लिखे हैं। कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होता है, कांच का जो भी होता है ना स्लैब, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, इंफिनिटी होती है। इसकी फोकस दूरी और रेडियस दोनों इंफिनिटी होगी, और पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी ये प्लेन सरफेस होते हैं, पट्टी होते हैं, इनकी फोकस दूरी और रेडियस दोनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं प्लेन सरफेस के लिए, और इनके पावर क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगला, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, तो फॉर्मूला ही है मिनिमम डेविएशन का, म्यू माइनस 1 इंटू ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे ना, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, और जो आप लोग को मन बुझाए उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, जो चीज अच्छा लगा हो, या कोई भी चीज मान लीजिए हम कुछ बोले हो और आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, फेज। देखिएगा रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें जो कलांतर होता है 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे करके जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, 2n जो है पाई आप कर सकते हैं, 2 पाई में किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाई n कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें समय बचाना रहता है, तो इसको क्लास में तो बहुत एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए जो है जितना काम रह रहा है उतना ही काम को कर रहे हैं। फोटोन की ऊर्जा का प्रवास होता है, ये तो याद रखना पड़ता है, 1.6 होता है, लेकिन इसको निकाल देना, ठीक है ना। देखिएगा सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है 3800 एंगस्ट्रम, जो या 380 नैनोमीटर, ये होता है हमारा वायलेट का, ठीक है। इसकी एनर्जी निकालेंगे E बराबर SC बाय लेमडा, ठीक है। तो H का वैल्यू 6.62, 10 का पावर -34, C का वैल्यू 3 गुना 10 का पावर 8, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 380। इसको डायरेक्ट बना देते हैं टेक्नोलॉजी से, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, टेक्नोलॉजी से ही बना देते हैं। चलिए टेक्नोलॉजी से कैसे हो जाएगा, SC का वैल्यू हो जाएगा 1237 आपका नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 380 नैनोमीटर। इसको निकाला जाता है, इसको क्लास में निकाले भी हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। तो इसको ये डाटा याद रखिएगा, क्लास में इसको निकाल के एक्सप्लेन करके बहुत इजीली बना देते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा, नैनोमीटर तो नैनोमीटर कट जाएगा, लगभग आएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए हम रेड के लिए भी निकाल सकते हैं, रेड के लिए जो वेवलेंथ होता है वो 7500 एंगस्ट्रम होता है, 7500 एंगस्ट्रम या 750 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसके लिए एनर्जी निकालना होगा तो SC बाई लेमडा, तो SC का वैल्यू याद रखिएगा फिर 1237 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा 750 से भाग करिएगा
देखिए कितना इजीली इसको हम डील कर देते हैं, 1.6 के आसपास लगवाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हम क्लास में आराम से निकलवाते हैं। इससे चाहे इसको विजुअल लाइट का याद ही रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ देता है, एक बार निकाल लीजिए, याद रखिएगा 1632 आराम से याद रहेगा, 1.6 3.2, 1632 का मतलब हो गया 1.6, एक ट्रिक है फिर, और 32 का मतलब 3.2, आराम से याद रख सकते हैं, बन भी जाएगा। दोनों को हम बना भी दिए यहां पर। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? कोई भी स्टूडेंट को अगर कोचिंग पूछा जाएगा फट से इसका आंसर दे देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, एक कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, पार्टिकल नेचर को करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी जो है एक बार में ही लेना होता है, इसलिए वो पार्टिकल नेचर लेना प्रदर्शित करता है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ एक ही समय पर रहने पर अचर वेग से जा सकता है? पहले इसका थ्योरी समझिए। अचर वेग से जा सकता है इसका मतलब अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है, ठीक है ना, बिना विक्षेपित हुए जा सकता है। तो इसका कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। बहुत लोग इसमें मिसप्रिंट कर रहा है, कितना टीचर तो गलती ऑप्शन मार ले रहा है। अनडिफ्लेक्टेड जाने का मतलब है, इसका कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा। आप ट्रिक देखिए, इसमें तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी मार के फट से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान दे, V बराबर E बाई बी होगा ना, जिसके लिए वो सब जो है अचर वेग से जा सकता, अनडिफ्लेक्ट अचर वेग से वहीं जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से वहीं जाएगा जो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। तो जिसके लिए कंडीशन V बराबर E बाई बी हो जाएगा, वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, मतलब अचर वेग से जा सकता है और वो बिना विक्षेपित हुए भी जा सकता है। तो कंडीशन क्या है अचर वेग से जाने के लिए? V बराबर E बाई बी। तो इसमें कोई भी जा सकता है, देखिए यहां बोल रहा है जा सकता है, ना तो बहुत लोग कहेगा कि फोटोन पे चार्ज नहीं होता है वहीं चला जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इधर लगे, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। आप सोच क्यों नहीं रहे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगे उसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लग जाता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। उस स्थिति में आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे साइड में उतना लगा दीजिएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, बिना विक्षेपित हुए जा सकता है। तो कोई भी जा सकता है, इसमें सभी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसमें मिसप्रिंट कर रहा है, इस चीजों को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो V बराबर E बाई बी, ये कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड और मैग्नेटिक फील्ड उस साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों को कैंसिल कर रहा हो, तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा और आराम से सीधा सीधी चला जाएगा, और वो बिना विक्षेपित हुए चला जाएगा, बिना मुड़े। और उस स्थिति में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, मुड़ेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि मुड़ेगा तो डायरेक्शन बदलेगा ना फिर। चलिए अगला देखते हैं। इस पे सब कोई भी जा सकता है, इसमें बस उसके लिए थ्योरी पालन करना है। चलिए इसमें नाभिक का खोज किया था, किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कौन सी राशि समान है? हो सकता नहीं है, यहां पे समान है, तो ना इनका मॉसवे समान है, ना इनका चार्ज समान है, हो सकता नहीं है। होने के लिए पूछता तो ऑप्शन हो सकता था इसमें, कौन सी राशि समान है, तो ना इनका चार्ज समान है, ना इनका मास समान है। इनमें से ना मोमेंटम समान होता है ना एनर्जी। इसका क्वेश्चन में रॉन्ग कर दिया, ठीक है। कौन सी राशि समान है? हो सकता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कहा कुछ समान होता है, ना उनका चार्ज समान होता है, ना कुछ समान होता है, ठीक है ना। है समान है होने के बाद संभावना व्यक्त नहीं है, संभावना होता तो सोचा जाता, फिर है की बात है में तो कोई भी नहीं है। चलिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। I बराबर 50 साइन 100 पाई टी, फिर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इसको जब भी कोई चीज इक्वेशन देगा ना, तो उसके नीचे उसका समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई समीकरण देगा तो उसके नीचे अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण लिख दीजिएगा। तो यहां पे I नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50, टी से टी ये जो है कॉमन है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 100 पाई। ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति है। एंगुलर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी, यानी कोणीय आवृत्ति, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हैं इसको 2 पाई एफ बराबर कितना? 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो एफ बराबर हो जाएगा 100 बाई 2, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ऑप्शन कर दिया मिसप्रिंट, लग रहा है टाइपिंग करने वाला बेचारा नींद में आ गया होगा फिर, या मोबाइल फोन से बतियाने लगा होगा फिर,
तो ऐसे ही कर दिया होगा, जनवे करते हैं, आजकल मोबाइल के जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वाला होगा, पता है किसी ने किसी को मैसेज आ गया होगा बेचारा को, फिर तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम, इसका दुख दर्द। ये में होना चाहिए था, ये आंसर जो है 50 हर्ट्ज रहता तो सही रहता है, आंसर में स्प्रिंट कर दिया है, पाई लगा दिया है, पाई तो होगा ही नहीं, 110% क्लियर है, पाई नहीं होगा इसमें, फ्रीक्वेंसी में पाई कभी नहीं होता है, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में पाई होता है, तो इसमें पाई तो कभी होगा ही नहीं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये तो 50 हर्ट्ज होना चाहिए, अब 50 हर्ट्ज नहीं दिया तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये 110% जो है बात एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, या तो इसको हम बना के सुधार के 50 हर्ट्ज कर सकते हैं, और नहीं तो एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। चलिए, जर्मेनियम का बैंड अंतराल है, देखिएगा, सबसे पहले सिलिकॉन देखते हैं। सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखिए, जर्मेनियम का होता है बैंड अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा दोनों बैंड गैप, ठीक है ना, एनर्जी गैप, बैंड गैप, तो 0.7 हो जाएगा जर्मेनियम का, सिलिकॉन होता तो 1.1 आंसर हो जाता। किसी धातु का कार्यफलन इतना है तो देहली तरंग दैर्घ्य, तो ध्यान देखिए कैसे होता है, देहली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट एससी बाई लेमडा नॉट, तो चलिए लेमडा नॉट इधर कर देते हैं, एससी बाई फाई नॉट ये कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इसको हम, और इसको एससी का वैल्यू लिख देंगे 1237 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। बहुत लोग इसको लंबा चौड़ा बनाएगा, ठीक है ना, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे ना तो लगभग 444 के आसपास आएगा, 444 लगभग नैनोमीटर, ठीक है। इसको जब एंगस्ट्रम में बदलिएगा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 4440 एंगस्ट्रम हो जाएगा। देखिए इसके आसपास कौन हो जाएगा, 33, हमें लगभग में किए हैं, जिसको 44 से 33 लगभग में किए हम इसको भाग, ठीक है ना, आप चाहिएगा एक्यूरेट भाग कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इसको नैनोमीटर में लेगा तो 444 के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको एंगस्ट्रम बदलना होगा तो एक जीरो आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास में रहता तो उसको बहुत एक्सप्लेन कर, समय यहाँ पे कम रहता है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम नॉर्मल इसको नैनोमीटर को एंगस्ट्रम बदल दिया, ठीक है। ये लगभग में भाग किए, ठीक है ना, आप एक्यूरेट भाग करिएगा तो आ जाएगा। चलिए, ट्रांसफार्मर के ही तो सब बच्चा जानता है, ट्रांसफार्मर के कोड प्रदार बनाने के लिए ऊर्जा क्षय बहुत इजी होता है, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए बहुत बच्चा जानता है। लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दो चीज इसके लिए आवश्यक होता है, वो भी बताते हैं। एक होता है जिसके, इसका आंसर तो हो जाएगा संख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन इन्वर्सन, यानी लेजर की क्रिया के लिए जो स्टेट होना चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्सन का स्टेट होना चाहिए, और मेटा स्टेबल स्टेट होना चाहिए। कौन सा स्टेट होना चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट। तो दो तरीके से इसका स्टेट होना चाहिए लेजर के लिए, दो चीज जरूरी है, पॉपुलेशन इन्वर्सन और मेटा स्टेबल स्टेट होना चाहिए लेजर की क्रिया के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, ठीक है ना। और ये दो कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, पॉपुलेशन इन्वर्सन यानी संख्या परिवर्तन और मेटा स्टेबल स्टेट, दोनों कंडीशन इसमें। वो कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा भी रहता था मेटा स्टेबल स्टेट हो सकता था यहां पर। चलिए अगला देखते हैं इस पे, अर्धचालक का ताप गुणांक। देखिए ताप गुणांक का मतलब होता है कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस में क्या मतलब है, तो जब टेम्परेचर आगे बढ़ता है ना तो इसका रेसिस्टेंस हो जाता है डाउन, यानी उल्टा चलता है, तो ताप गुणांक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उल्टा भागता है बेचारा। चलिए अंतिम देख रहे हैं, वेरी गुड, अंतिम पे आ गए हम लोग। अब इसका हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ वो कितना है, 1600 वर्ष है, ठीक है, 1600 वर्ष यानी 1600 ईयर्स हो गया, ठीक है। और एवरेज लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई लेमडा होता है, तो 1 बाई लेमडा कर सकते हैं। 1 बाई लेमडा ही हमारा हो जाएगा एवरेज लाइफ होता है, ये 1 बाई लेमडा ही हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा 1 बाई लेमडा ही हमारा हो जाएगा टी हाफ 0.693, ये हो जाएगा टी एवरेज। तो चलिए टी एवरेज निकालना है इस पे, टी एवरेज, तो ये 0.693 जो है हाफ लाइफ में जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ हमारा हो जाएगा 1600 ईयर्स, और 0.693 भाग कर लेंगे, तो समझ लीजिए इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको लगभग आंसर आएगा 2300 के आसपास, ठीक है। तो 2309 तो दिया ही है, वही आंसर लिख देते हैं यहां पर।
ठीक है, आप कर भी सकते हैं, लगभग ये 7 के आसपास है। तो आप देखिए 7 से भाग करेंगे ना तो 14 2 हो जाएगा, फिर 3 लगभग 3 आएगा 2300 के पास। देखिए कैसे ये लगभग 7 मान के काम कर रहे हैं, 0.7 मान के काम कर रहे हैं। तो ये देखिए 16 डिवाइड करेंगे तो 14 2, फिर मतलब 3 तो आएगा ही, 23 के आसपास आएगा। तो आप अपना से भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्ट मतलब कर दिए। 23 के आसपास आ रहा था, 23 में आंसर मार दिए। क्लास रहता तो पूरा एक्यूरेट भाग करके, थोड़ा उसमें वीडियो में बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेट समय बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो इसको भाग करके आराम से लिखा जा सकता था। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जितने लोग हैं कम से कम अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला वीडियो हम तुरंत जो है लाइव लेकर आपके लिए आने वाले हैं, कल या परसों से लाइव क्लास लगाने वाले हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद और जय हिंद।